तो फिल्म की शुरुआत में हमें 2500 साल पहले की कहानी सुनाई जाती है जब किसी शैतान ने नर्क का दरवाजा खोलना चाहा था। तब भगवान बुद्ध उसका सामना करते हैं और उस शैतान की दोनों आंखें निकाल लेते हैं। कहते हैं कि इन दोनों आंखों में ही उस शैतान की सारी शक्तियां कैद थी। इनमें से एक था द रेड आई और दूसरा था द ब्लैक आई। द ब्लैक आई को भगवान ने उसी वक्त एक खास कब्र में बंद कर दिया, मगर वो दूसरी आंख द रेड आई उनसे दूर भागने लगी। द रेड आई 7 अलग अलग इंसानों के अंदर छुपते छुपते 7 रातों तक भागती रही ताकि भगवान के हाथ ना लगे, मगर 7वां शरीर पार करते ही जब वो बाहर आई तब भगवान बुद्ध वहीं खड़े थे। ऐसे में 8वीं रात द रेड आई को भी कैद कर लिया गया और फिर भगवान ने इन दोनों कब्रों को दुनिया के 2 अलग अलग हिस्सों में दफन कर दिया। द रेड आई को एक पश्चिम की मरुभूमि में कैद किया गया और द ब्लैक आई को पूर्व के पर्वतों में। फिर भगवान ने अपने 2 शिष्यों को आज्ञा दी कि वो इन दोनों कब्रों को कभी बाहर आने ना दे और उनकी रखवाली करे, क्योंकि अगर ये दोनों आंखें कभी मिल गई तो अनर्थ हो जाएगा। यहाँ से सीन 2005 में आता है जब इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर तले एक हलचल होती है। हम एक प्रोफेसर से मिलते हैं जो कहता है कि उसने उस खास कब्र का पता ढूंढ लिया है। ये प्रोफेसर इसी इलाके में पहुंचता है जहां सचमुच ही रेत के अंदर उसे एक हजारों साल पुराना कब्र मिलता है। इस डिस्कवरी से प्रोफेसर किम की बहुत ख्याति होती है। कहानी के मुताबिक ये वही कब्र है जिसमें आज से हजारों साल पहले उस रेड आई को दफनाया गया था। हर तरफ खबरों में बस इसी बात की चर्चा थी, लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने इस कब्र की कार्बन डेटिंग करी तो ये क्लेम झूठी पाई गई। अतः एक झटके में ही सभी प्रोफेसर को झूठा करार दे देते हैं। अगले सीन में हम प्रोफेसर को भी इसी बात से चिंतित देखते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं कहा था और वो इस बात को साबित करके रहेंगे। इस पॉइंट पर हम आसमान में एक लाल चांद देख पाते हैं। न्यूज चैनल से हमें मालूम होता है कि ये खास ब्लड मून 14 साल बाद आया है, जो बेहद खास है। प्रोफेसर अपनी बात प्रूव करने के लिए भी शायद इस खास दिन को ही चुने थे। हम उन्हें अपने कमरे में एक रिचुअल परफॉर्म करते देखते हैं और किम के पास कुछ बॉटल्स थी जिसमें उन्होंने खून इकट्ठा कर रखा था। देन वो उस कब्र को खोलकर उसमें एक एक करके सारी बॉटल्स खाली कर देता है। कुछ पल के लिए उस छोटे से कब्र में रिएक्शन जैसा कुछ तो होता है और देखते ही देखते ये खून की बूंदें लाल लाल आंखों में तब्दील हो जाती हैं। हम देखते हैं कि प्रोफेसर इस आंख को इंस्पेक्ट करने की कोशिश करता है जिससे कोई हादसा होता है और अचानक एक तूफान सा आ जाता है। इन सब से दूर दूसरी तरफ हम पहुंचते हैं ग्वांजू के जंगलों में, जहां हमें बुक्सान नाम की एक मोनेस्ट्री दिखाई देती है। मोनेस्ट्री में एक मंक बैठे जाप कर रहे हैं जब अचानक एक झटके से उनके कमरे का डोर खुल जाता है। वो भी आसमान में उस लाल चांद को देखते और महसूस करते हैं कि वातावरण बदल चुका है। भगवान बुद्ध की एक मूर्ति के सामने ये संत प्रार्थना करते हैं और हम उनके पास भी पत्थर का एक कब्र देखते हैं जिससे निकलते हुए वो गौर करते हैं कि अब वक्त आ चुका है। इस पल ये मंक किसी सोहनेवा नाम के आदमी को याद भी करते हैं। अगले सीन में हम इसी आदमी से मिलते हैं जिसका नाम है सोहनेवा। वो मजदूरों के साथ काम तो करता है लेकिन दूसरों लोगों के साथ कटा कटा रहता है। उसके साथी भी सोहनेवा के अजीब व्यवहार के बारे में बात करते हैं कि शायद कभी वो मंक हुआ करता था, लेकिन अब उसकी हालत बहुत अजीब हो चुकी है। यहाँ से हम दोबारा बुक्सान पहुंचते हैं जहाँ अब हम उसी बूढ़े मंक को दोबारा देख रहे हैं। उनकी तबीयत काफी खराब लग रही है और ऐसे में उनसे मिलने उनका शिष्य चिंग सुक आता है। चिंग सुक को मोनेस्ट्री में अब 2 साल हो चुके हैं और उसने अपने गुरु के कहने पर वाव ऑफ साइलेंस ले रखा है, जिसका मतलब कि वो तब तक कुछ नहीं बोल सकता जब तक खुद ये मंक उसे अपना व्रत तोड़ने को ना कहें। बातचीत के दौरान चिंग सुक गुरु से पूछता है कि आखिर बुद्ध भगवान ने उस शैतान को खत्म क्यों नहीं किया। इस पे गुरु कहते हैं कि शैतान को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ कैद किया जा सकता है। इसलिए भगवान ने उसकी आंखों को अलग अलग कैद कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने 2 संतों को, जिनमें से एक वर्जिन लड़की थी और दूसरा एक मंक था, तो उन दोनों को उसकी रखवाली के लिए रख दिया। मगर अब इस बात को हजारों साल बीत चुके हैं। गुरु कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब कोई इंसान उस रेड आई को आजाद कर देगा। उस दिन से वो शैतानी आंख फिर पिछली बार की तरह 7 रातों तक 7 लोगों में से गुजरेगी और 8वीं रात आखिरी इंसान को पार करके ब्लैक आई तक पहुंचेगी। जब वो दिन आएगा तब उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा होने से रोके। उन्हें हर हाल में उस शैतानी आंख को आखिरी पड़ाव, यानी कि वो वर्जिन सेंट जो उस आंख की रखवाली कर रही है, उससे पार जाने से रोकना होगा। अब इस पॉइंट तक हम एक बात समझ चुके हैं, वो ये कि 2500 साल पहले भगवान ने ब्लैक आई को जहां छुपाया था वो यही मोनेस्ट्री थी और हमने गुरुजी के पास जो कब्र देखा था वो उसी ब्लैक आई का कब्र था, यानी इस वक्त इसकी रखवाली खुद गुरुजी कर रहे थे। लेकिन एज वी नो गुरुजी की भविष्यवाणी सच हो चुकी है। द रेड आई जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था वो आजाद हो चुका है और अब अपने 7 रातों का सफर शुरू कर चुका है। वो हर हाल में इसी ब्लैक आई तक पहुंचना चाहता है। अगले सीन में हम रात का समय देखते हैं जहां किसी जंगल और बरसात के बीच एक सोल्जर मौजूद है जिस
पर कोई अनजान क्रीचर अचानक से हमला कर देता है। इस हमले के बाद हम उसी सिपाही को एक मोटेल के सामने खड़ा पाते हैं जहां उसकी हालत थोड़ी अजीब लग रही है और वो काइंड ऑफ ट्रांस के स्थिति में है। वो किसी तरह इस मोटेल में दाखिल हो जाता है और एक कमरे की तरफ बढ़ता है। इस कमरे में हम एक जवान लड़की को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं और वो लड़की अपने पार्टनर को बताती है कि पिछले कुछ दिनों से वो एक मेडिटेशन कैंप में थी। ये कैंप एक प्रोफेसर ने शुरू किया था जहां उसके अलावा और भी लोग थे। फॉर सम रीजन यहाँ उनके खून वगैरह कलेक्ट किए जाते थे विच वाज वियर्ड, लेकिन इसके बदले में उन्हें काफी पैसे मिलते थे। यहाँ हम समझ जाते हैं कि ये प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि किम ही है। इनके बातचीत के दौरान ही हम उस अजीब आदमी को इस कमरे में एंटर करते देखते हैं जो कि एकदम जंगली तरीके से इन पे हमला कर देता है। दूसरी तरफ गुरु चिंग सुक को आधी रात में उठ के कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है, उसे सिन्होवा को अब ढूंढना होगा ये बताने के लिए कि शैतान वापस आ चुका है। ऐसा कहते हुए गुरु चिंग सुक को वही पत्थर का कफन दे देते हैं जिसमें ब्लैक आई मौजूद है। अगली सुबह पूरे शहर में एक अजीब हलचल मच जाती है जब पुलिस और डिटेक्टिव टीम को उस मोटेल में एक डरावना क्राइम सीन दिखाई देता है। कमरे में मिलती है उसी सिपाही और उस आदमी की लाश जो बहुत अजीब थी। उनका पूरा बदन सूख कर अकड़ गया था मानो किसी ने उनकी जान सोख ली हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस औरत का कोई अता पता नहीं मिलता। पुलिस सीसीटीवी कैमरे में देख पाती है कि वो औरत अपना सामान छोड़कर होटल से चुपचाप निकल रही थी मानो कुछ हुआ ही ना हो। इधर दूसरी तरफ बुक्सान में गुरुजी का देहांत हो चुका है। ऐसे में चिंग सुक मोनेस्ट्री में दूसरे मंक से सिन्होवा का पता पूछता है और उसकी खोज में निकल जाता है। अगले सीन में हम सिन्होवा को अपने घर में देखते हैं और वो काफी परेशान लग रहा है क्योंकि उसे अपने चारों तरफ कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये आवाजें उसे चीख चीख कर मदद करने को पुकार रही थी, मगर सिन्होवा बदले में कोई रिएक्शन नहीं देता मानो वो थक चुका हो। असल में सिन्होवा एक शमन है और दूसरी आत्माओं को पार करवाना उसका फर्ज है, लेकिन किसी कारण से सिन्होवा अब ये काम छोड़ चुका है। इधर सिन्होवा को ढूंढते हुए चिंग सुक भी शहर तक पहुंच चुका था, लेकिन रास्ते में उससे अपने गुरु का दिया हुआ वो पत्थर खो जाता है। वो देख नहीं पाता, लेकिन हम देखते हैं कि उसका वो पत्थर एक लड़की उठा लेती है जो दूर से उस पर नजर रख रही थी। इस सबसे बेखबर चिंग सुक पूछते पूछते सिन्होवा के घर तक आ पहुंचता है और सिन्होवा को सभी बातें बताता है। शैतान का नाम सुन सिन्होवा बहुत चिंतित हो उठता है। ऑल्दो वो चिंग सुक से कुछ कहता तो नहीं, मगर उसके सो जाने के बाद हम सिन्होवा को भी गुरुजी से जुड़ते हुए देख पाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि शैतान को रोकना या फिर आत्माओं को उनका रास्ता दिखाना ये सब सिन्होवा का कर्म है और वो इससे भाग नहीं सकता। उसे हर हाल में उस 7वें पड़ाव को और उस लड़की को ढूंढना होगा इससे पहले कि शैतान उसे ढूंढ ले। अब तक गुरुजी भी समझ चुके थे कि द ब्लैक आई उसी लड़की के पास है, अतः सिन्होवा को उसे खत्म करना होगा ताकि शैतान उसके जरिए से ब्लैक आई तक न पहुंच पाए। लेकिन अब तक शैतान भी अपनी अगली चाल चल चुका था। हम देखते हैं कि पुलिस को उस मोटेल वाली लड़की की लाश मिलती है, वो भी उसी हालत में। डिटेक्टिव समझ नहीं पाते कि आखिर ये मौतें हो कैसे रही है। यहाँ डिटेक्टिव का दोस्त जिसका नाम डोंग जिन था, वो उनका कलीग भी था, वो कहता है कि उसे ये मौतें बहुत सुपरनैचुरल सी लग रही हैं। वो किसी शमन की मदद लेने की बात करता है जो ऐसे केसेस सॉल्व करने में माहिर है, लेकिन डिटेक्टिव को डोंग जिन की बातें बकवास लगती है। वो उसे इस केस को साइंटिफिक नजरिए से सॉल्व करने की सलाह देता है और फोरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतजार करने कहता है। इधर हम देखते हैं कि अब ये शैतान किसी दूसरी लड़की में जा पहुंचा है। हम इस लड़की को भी वैसे ही बदहवास हालत में बीच सड़क पे खड़ा देखते हैं। तभी वहां से एक डिलीवरी मैन गुजरता है और इस लड़की को ऐसे खड़ा देख उसे लगता है कि शायद उसे मदद की जरूरत है। वो उससे बात करने आता है और हम पाते हैं कि ये डिलीवरी मैन और ये लड़की भी उसी मेडिटेशन कैंप का हिस्सा रह चुके हैं। यहाँ ये आदमी इस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लड़की उसी पे झपट पड़ती है और हम बस इस आदमी की चीख सुन पाते हैं। कुछ पल बाद हम वहां से सिर्फ इस डिलीवरी मैन को जिंदा निकलते देखते हैं। वो किसी लाश की तरह चलते चलते एक घर के आगे पहुंचता है एंड सरप्राइजिंगली ये घर उसी लड़की का था जिसे हमने चिंग सुक पे नजर रखते देखा था। ये लड़की इस आदमी को अंदर से छुप कर देखती है और डोर के सामने खून का एक कटोरा रख देती है। इस बात का हम कोई मतलब तो नहीं समझ पाते, मगर हम देखते हैं कि इससे ये आदमी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है और वहां से चला जाता है। तो कहानी आगे बढ़ती है और अब तक द रेड आई के सफर के 5 दिन पूरे हो चुके थे। ऐसे में चिंग सुक और सिन्होवा भी अपना सफर शुरू करते हैं। उन्हें हर हाल में उस लड़की के 7वें पड़ाव को ढूंढना होगा इससे पहले कि द रेड आई उसे ढूंढ निकाले। इसके लिए सिन्होवा एक माला और एक कुल्हाड़ी निकालता है जो उसके गुरु ने उसे इसी काम के लिए दिया था। हम सिन्होवा को अपने सफर की तैयारी करते देखते हैं, जिस दौरान उसे अपने बैग में एक चिट्ठी भी मिलती है। इस चिट्ठी पर किसी पार्क जिन सू का नाम लिखा हुआ था और इसी के साथ इस बैग में खून से लथपथ एक शर्ट भी रखी थी, जिसे देख सिन्होवा काफी इमोशनल हो जाता है। इस बैग में सिन्होवा को एक तस्वीर भी मिलती है जिसमें वो वर्जिन शमन मौजूद थी। इस तस्वीर में उसका एड्रेस भी था जो गुरुजी ने ही उसके लिए छोड़ा था, क्योंकि पास्ट में कभी ये लड़की खुद भी ग्वानजू के उस मोनेस्ट्री का हिस्सा थी। सिन्होवा इसी एड्रेस पे जाने का फैसला करता है। नेक्स्ट सीन में हम सिन्होवा और चिंग सुक को साथ में उस एड्रेस पे पहुंचते देखते हैं। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि सिन्होवा चिंग सुक की काफी मदद
करता है मगर बार बार उसे अवॉइड करने की भी कोशिश कर रहा था, मानो वो उसकी मौजूदगी से भी इरिटेटेड हो। इसीलिए चिंग सुक सिन्होवा को रुकने कहता है और इस भागा दौड़ी में चिंग सुक का मौन व्रत टूट जाता है। इधर कई जगह वो फोटो दिखाने के बाद भी उन्हें वर्जिन समन कहीं नहीं मिलती। इंस्टेड उस एड्रेस पे उन्हें एक दूसरा आदमी मिलता है जो बताता है कि जिस शमन को वो ढूंढ रहे हैं वो अब डेगू में रहती है, लेकिन वो उन्हें वार्न भी करता है कि उस शमन से मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचता। उस आदमी से बात करने के बाद सिन्होवा और चिंग सुक तुरंत डेगू की तरफ निकल जाते हैं। अगले सीन में हम एक बार फिर उसी लड़की को देखते हैं और इस बार उसके घर आती है डीमन की अगली विक्टिम जो शायद कोई स्कूल की बच्ची है। हर बार की तरह ये लड़की उसे भी चुपचाप देखती रहती है और खून का वो प्याला फिर से दरवाजे के सामने रख देती है, जिसे देख वो शैतानी बच्ची वहां से चली जाती है। इस पल हम इस लड़की के घर में कुछ और नोटिस करते हैं। हम देखते हैं कि घर के कोने में एक औरत खड़ी है जो बहुत डरी हुई लग रही थी। इधर चिंग सुक और सिन्होवा स्टेशन तक पहुंच चुके हैं। हम सिन्होवा के हाथ में फिर वही लेटर और वो खून से सना कपड़ा देखते हैं। इस लेटर में कोई लड़की सिन्होवा से अपने किए पर माफी मांग रही थी। वो लड़की लिखी थी कि उसने जो किया है उसके लिए वो खुद को खत्म करने वाली है, लेकिन जाते जाते वो सिन्होवा से सिर्फ इतनी विनती करती है कि वो उसके बेटे का ख्याल रखे। अब इस पॉइंट पे हमें सिन्होवा और चिंग सुक के अतीत का एक गहरा राज मालूम होता है। असल में आज से कई साल पहले सिन्होवा की बीवी और उसके बच्चे एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। वो एक्सीडेंट एक ड्रंक ड्राइवर के कारण हुआ था जो और कोई नहीं बल्कि चिंग सुक की मां थी। जी हाँ दोस्तों, इस एक्सीडेंट के बाद चिंग सुक की मां गिल्ट में आकर खुद को मार ली थी और चिंग सुक की जिम्मेदारी सिन्होवा को दी गई। मगर सिन्होवा चिंग सुक से बहुत नफरत करता था। इनफैक्ट वो बचपन में उसका गला घोटकर उसे मारने की भी कोशिश करा था। सिन्होवा हमेशा से दूसरी दुनिया से जुड़ा रहा है। उसके आगे पीछे लगी आत्माएं उससे चिंग सुक से बदला लेने के लिए उकसाती रहती हैं, लेकिन वो बदला ले नहीं पाया। शायद इसलिए आज सिन्होवा इतनी तकलीफ में दिखाई देता है। आज भी सिन्होवा गुस्से में चिंग सुक को अकेला छोड़ डेगू की तरफ निकल जाना चाहता है, मगर उसके गुरुजी उसे ऐसा करने नहीं देते। वो उसे समझाते हैं कि उसे अपने गुस्से पे काबू पाना होगा क्योंकि उसे अपना काम पूरा करना है। दूसरी तरफ हम वापस डिटेक्टिव को देखते हैं जिसे एक और लाश मिली है। ये वही औरत थी जिसे हमने उस डिलीवरी मैन के साथ देखा था। इसी दौरान डिटेक्टिव को अपने कलीग डोंग जिन का फोन आता है जो उसे बताता है कि पिछले विक्टिम्स की ऑटोप्सी रिपोर्ट्स आ चुकी है। मरने का कुछ खास कारण तो नहीं पता चला, मगर कुछ अजीब बात सामने आई है। फॉर एग्जाम्पल, एक रात में ही ये बॉडी सड़ चुकी थी और इनके स्कल पर एक गहरी खाई मिली थी, मानो कोई चीज उसके अंदर घुस गई हो। ऐसे डिस्क्रिप्शन से डिटेक्टिव खुद भी चौंक जाता है, खासकर कि तब जब उसे इस लड़की की लाश में भी वही साइंस दिखाई देते हैं। अभी डिटेक्टिव इसी बात का मुआयना कर ही रहा था जब इस इलाके में सिन्होवा और चिंग सुक भी पहुंच जाते हैं। सिन्होवा को भी डेगू में पिछले दिनों में जो मर्डर्स हुई थी उसके बारे में पता चल चुका था और वो एक मैप में इन लोकेशंस को मार्क करता है बिकॉज उसका अनुमान था कि उस शमन का घर इसी इलाके में होना चाहिए। ये बात वो चिंग सुक के साथ भी शेयर करता है और वो दोनों डेगू के अलग अलग हिस्सों में शमन को ढूंढने का फैसला करते हैं। अपनी खोज के बीच सिन्होवा को उस रोड पर हाल ही में हुई मौत के बारे में पता चलता है। वो इस इलाके का मुआयना करने पहुंचता है और हम देखते हैं कि डिटेक्टिव्स अब भी वही मौजूद थे। सिन्होवा को एक क्राइम सीन पर देख ऑफ कोर्स डिटेक्टिव्स को उस पर शक होता है और वो उससे पूछताछ करने लगते हैं। पहले तो सिन्होवा सारे सवालों का सीधा सीधा जवाब देता है, मगर जब पुलिस उसका बैग चेक करने की बात करती है जिसमें उसने अपने हथियार रखा हुआ था, तब सिन्होवा वहां से भागने की कोशिश करता है जिसमें उसकी और डिटेक्टिव की मुठभेड़ हो जाती है। इसी चक्कर में सिन्होवा का मैप वहीं गिर जाता है जहां उसने मर्डर लोकेशंस को मार्क कर रखा था। तो इस सीन से वापस लौटने के बाद डिटेक्टिव पुलिस स्टेशन पहुंचता है और डोंग जिन को सिन्होवा के बारे में पता करने कहता है। डोंग जिन डेटाबेस में चेक करता है तब उसे सिन्होवा के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। आगे डोंग जिन कहता है कि अपने फैमिली को खोने के बाद सिन्होवा एक मॉनेस्ट्री में रहने चला गया जहां वो एक एग्जॉर्सिस्ट का काम करता था, लेकिन बाद में बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मालूम हुआ कि उसे कभी मॉन्क की उपाधि मिली ही नहीं थी, जिस कारण उसे वहां से निकाल दिया गया था। तब से वो एक मेसन के तौर पे काम करता है, लेकिन पिछले 2 दिन से वो वहां से भी लापता है। अब यहाँ डिटेक्टिव का शक सिन्होवा पे स्ट्रांग होने लगा था और अब तक पुलिस स्टेशन में स्कूल की लड़की के मिसिंग होने की भी खबर आ चुकी थी जो अपने घर से 2 दिन से लापता थी। उस लड़की के बारे में ये बात बाहर आती है कि बाकी विक्टिम्स की तरह उसने भी पिछले साल किसी मेडिटेशन कैंप में हिस्सा लिया था। इस कॉन्वर्सेशन के बाद डिटेक्टिव और डोंग जिन सिन्होवा वाले लोकेशन पे जाने लगते हैं ताकि वो मैप ढूंढ सके जो सिन्होवा से छूट गई थी। रास्ते में डोंग जिन डिटेक्टिव को फिर उस शमन के बारे में बताता है जहां वो कहता है कि वो खुद उस शमन से मिलने गया था जिसने उसे एक तलिस्मन भी दिया है। ये तलिस्मन डोंग जिन डिटेक्टिव को देता है ताकि आगे इस अजीब केस में जो भी हो मगर डिटेक्टिव सुरक्षित रह सके। डिटेक्टिव को अब भी इन सब बातों में यकीन तो नहीं था, मगर वो डोंग जिन की बात मान लेते हैं और उस तलिस्मैन को अपने पास रख लेते हैं। अब डिटेक्टिव को लोकेशन पे वो मैप मिल जाती है और उस पे मर्डर लोकेशंस मार्क्ड थे, तो उन्हें तो पक्का श्योर हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दूसरी तरफ हम चिंग सुक को देखते हैं जो खोजबीन करते हुए एक घर तक पहुंच जाता है। ये घर उसी लड़की का है जिसके पास हम हर विक्टिम को आते देखते हैं। बाहर बारिश होने के कारण चिंग सुक को कुछ देर उस लड़की के घर पे आश्रय लेना पड़ता
पड़ता है। हम देखते हैं कि ये लड़की चिंग सुक का काफी ध्यान रखती है। इन दोनों के बीच हम एक बॉन्ड बनते देखते हैं और तब चिंग सुक इस लड़की से पूछता है कि वो पहले कभी मिले हैं क्या, लेकिन इस पे ये लड़की इनकार कर देती है। अब तक बाहर बारिश भी रुक चुकी थी और हम चिंग सुक को भी बाहर आते देखते हैं जब उसे घर के ऊपर एक बोर्ड नजर आता है। इसे देख वो समझ चुका था कि जिस लड़की को वो ढूंढ रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि यही है, क्योंकि ये घर उसी शमन का था। वो तुरंत ये बात बताने के लिए सिन्होवा को ढूंढने लगता है और रास्ते में उसे एक और अजीब नजारा देखने को मिलता है। चिंग सुक अपने सामने एक स्कूल की लड़की को देखता है जो सभी विक्टिम्स के जैसे ट्रांस की स्थिति में थी। उसे देख वो समझ जाता है कि डीमन ने अपना अगला शिकार ढूंढ लिया है। अब तक सिन्होवा भी यहाँ पहुंच चुका था और चिंग सुक उसे सारी बात बता देता है। यहाँ सिन्होवा पहली बार चिंग सुक के सामने रिवील करता है कि द रेड आई को रोकने के लिए उन्हें एक खून करना होगा। इन्हें उस लड़की को जान से मारना होगा क्योंकि वही डीमन का आखिरी पड़ाव है, वो वर्जिन लड़की है। लेकिन एज वी नो चिंग सुक ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो उस लड़की को बचाने का फैसला करता है। हम सिन्होवा और चिंग सुक दोनों को उस घर की तरफ भागते देखते हैं, मगर वहां सबसे पहले चिंग सुक पहुंचता है और उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव को देखते हैं जिन्हें डोंग जिन से फिर कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन पता चलती है। डोंग जिन रिसर्च से पता लगाता है कि अब से कुछ समय पहले किसी प्रोफेसर किम ने एक मेडिटेशन कैंप ऑनलाइन शुरू किया था। उस कैंप में उन्होंने 7 लोगों को शामिल किया और गौर करने की बात यह थी कि ये 7 किसी न किसी टाइम पे खुद को मारने की कोशिश करे थे। बाद में किसी हादसे से पहले प्रोफेसर खुद मारा गया और अब एक एक करके ये सभी लोग मारे जा रहे हैं। ये 7 लोग वही थे जिनकी अब तक मौत होती आई थी। इनफैक्ट इनमें से एक वो शमन भी है जिसे डोंग जिन पहले भी मिल चुका है। कहीं ना कहीं ये सब कनेक्टेड है क्योंकि इसी ग्रुप में हम उस लड़की को भी देखते हैं जिसे सिन्होवा अब भी ढूंढ रहा था। ये बात सुनने के बाद डिटेक्टिव तुरंत सिन्होवा को पकड़ने निकल जाते हैं और उधर चिंग सुक के पीछे सिन्होवा भी शमन के घर पहुंचता है, लेकिन उसे पूरे घर में दिखाई नहीं देता। तभी कबर्ड के अंदर उसे एक हाथ दिखाई देता है जो इशारा करता है कि वो मेज पे रखे एक नोट को चेक करे। नोट में कोई सिन्होवा को बुक्सान के मोनेस्ट्री आने को कह रहा था। इस पॉइंट पर सिन्होवा कबर्ड में छुपी उस लड़की पे भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से उस पर वही डिटेक्टिव हमला कर देता है। दोनों के बीच फिर से हाथापाई होती है, लेकिन बीच में वो शैतानी लड़की आ जाती है। ये लड़की डिटेक्टिव को भी जान से मारने की कोशिश करती है, मगर वो ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि उनके पास अब भी वो ताबीज थी जो डोंग जिन ने उन्हें दिया था। ये देख ये लड़की यहाँ से भागने लगती है और इसके पीछे सिन्होवा भी भागता है ताकि वो इसे किसी और का कत्ल करने से रोक सके, लेकिन रास्ते में सब कुछ बदल जाता है। हम सामने से डोंग जिन को आता देखते हैं जिस पर ये लड़की अटैक कर देती है और ईविल अब खुद को उसमें ट्रांसफर कर लेता है। सिन्होवा उसका सामना करने की कोशिश करता है, मगर डोंग जिन का शैतानी रूप उस पर हावी होने लगा था। रेड आई के सफर का ये आखिरी दिन था और उसकी शक्ति चरम सीमा पर थी। ऐसे में डोंग जिन सिन्होवा से कहता है कि उसकी मौत यहाँ नहीं बल्कि उसी मोनेस्ट्री में लिखी है, उसके गुरु के सामने। वो उसे वहीं आने की चेतावनी देता है और वहां से चला जाता है। अब ग्वानजू की तरफ हम 3 लोगों को बढ़ते हुए देखते हैं। चिंग सुक उस लड़की को लेकर यहाँ पहुंचता है जब सिन्होवा भी उस ईविल को रोकने के लिए यहाँ आता है, लेकिन इन सबसे पहले यहाँ पहुंचता है डोंग जिन जो सभी मंक्स को मार डाला है। आसपास का माहौल पूरी तरह बदलने लगा था और मौसम में भी हम किसी नकारात्मक शक्ति को साफ देख पा रहे थे, मानो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इधर सिन्होवा को फिर से अपने गुरु की परछाई दिखाई देती है। वो देखते हैं कि सिन्होवा के पीछे अब कोई आत्माएं नहीं है। ये आत्माएं भी अब उसका साथ छोड़ चुकी थी क्योंकि सिन्होवा मौत के बहुत करीब खड़ा था। गुरु से बताते हैं कि मॉन्स्टर 7 स्टोन्स पार कर चुका है और उसका 8वां शिकार अब खुद सिन्होवा है क्योंकि वही ब्लैक आई का रखवाला है। लेकिन गुरुजी उसे समझाते हैं कि उसे उस ईविल का सामना करना होगा। इससे पहले कि वो उसे पजेस करे, उसे उस रेड आई को कैद करना होगा। इधर हम चिंग सुक और उस लड़की को साथ मोनेस्ट्री पहुंचते देखते हैं। चिंग सुक इस लड़की से उसका नाम पूछता है और वो बताती है कि उसका नाम आरन है। इस बातचीत के दौरान ही यहाँ सिन्होवा भी आ जाता है, बट टू हिज अटर सरप्राइज वो चिंग सुक को यहाँ अकेला पाता है। जी हाँ, असल में चिंग सुक जिस लड़की को लेकर अब तक भागता फिर रहा था वो कभी यहाँ थी ही नहीं। सिन्होवा जब इस बात को पॉइंट आउट करता है तब चिंग सुक देखता है कि वहाँ आरन की जगह सिर्फ वो पत्थर रखा है, वही पत्थर जो उसके गुरु ने उसे दिया था। यहाँ हमें 2 बातें क्लियर होती है। पहली ये कि आरन असल में एक आत्मा है और दूसरी ये कि उसने जो ब्लैक आई का कब्र चुराया था वो अब चिंग सुक को वापस कर दी थी। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव को देखते हैं जिसे पता लगता है कि डोंग जिन पर अटैक हुआ है और इस वक्त वो लापता है। सच जानने के लिए डिटेक्टिव वापस इसी शमन के घर पहुंचता है जहां उसे भी वही कपबोर्ड वाली औरत दिखती है। ये वही औरत थी जिसे हमने पहले भी आरन के घर में एक बार देखा था। यहाँ एक और बड़ी बात रिवील होती है कि वो शमन जिसे डोंग जिन मिला था वो असल में ये औरत थी। ये घर भी उसका ही था। आरन तो सिर्फ एक आत्मा थी, एक ऐसी आत्मा जो प्रोफेसर किम के सपने को सच करने के लिए यहाँ मौजूद थी। उसने शमन को भी अपने कैद में कर रखा था। शमन डिटेक्टिव को पूरी कहानी बताती है और असल में प्रोफेसर किम ने आज से बहुत साल पहले एक छोटी बच्ची को अडॉप्ट किया था जिसका नाम था आरन। शुरू में आरन की जिंदगी में सब कुछ ठीक था, मगर फिर एक दिन प्रोफेसर ने द रेड आई को आजाद कर दिया। हम पास्ट की एक झलक देखते हैं जहां प्रोफेसर आरन से कहते हैं कि शैतान को जिंदा करने के लिए उन्हें एक वर्जिन मेड की जरूरत है जो अपनी खुशी से अपना बलिदान दे, यानी कि जो शैतान के लिए गुलामी करे और
लोगों को 7 स्टेपिंग स्टोन्स बनने पे मजबूर करे। अपने पिता को खुश करने के लिए आर्यन खुद को सैक्रिफाइस कर देती है और तब वहां से प्रोफेसर एक मेडिटेशन ग्रुप शुरू करते हैं। आर्यन ही 7 लोगों को अपने वश में करती है और उस मेडिटेशन कैंप का हिस्सा बनती है। ये वही लोग थे जिनकी अब तक मौतें हुई थी, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि यहाँ कोई और भी था जो आत्मा बनकर इस ग्रुप में शामिल थी, और ऑफ कोर्स ये थी अपनी आर्यन। आर्यन अपने पिता के खातिर इन 7 लोगों का खून अपने पास रखी और एक एक करके उस रेड आई को देती गई ताकि वो अपने विक्टिम्स तक पहुंच सके और उन्हें पार करता जाए। इसलिए हम उन विक्टिम्स को आर्यन के घर के सामने देखते थे, क्योंकि असल में शैतान यहीं से अपना अगला शिकार का पता लगाता रहता था। तभी उसने वो ब्लैक आई का कब्र चुराया था ताकि अंत में उसे इस शैतान के हवाले कर सके। ये औरत आगे बताती है कि असल में वर्जिन शमन वो थी, लेकिन जब उस दिन डिटेक्टिव का दोस्त डोंग जिन उनसे मिलने आया तब ताबीज बनाने के नाम पर उसने उसका खून भी कलेक्ट कर लिया और मॉन्स्टर को दे दिया ताकि वो अपनी जान बचा सके। आर्यन ने उससे वादा किया था कि अगर वो उसके लिए किसी दूसरे 7th सोल को ढूंढ लेगी तो वो उसे जाने देगी। इसलिए ये शमन अपना प्लेस डोंग जिन को दे दी और अब वो पजेस होकर मोनेस्ट्री पहुंच चुका है। ये बात सुनकर डिटेक्टिव पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है और वो फैसला करता है कि वो हर हाल में डोंग जिन को बचाएगा। वहीं अब तक सिन्होवा और चिंगसुक शैतान से लड़ने की तैयारी कर चुके थे। सिन्होवा चिंगसुक को बताता है कि उन्हें किसी तरह डोंग जिन को बुलावा देना होगा ताकि वो सिन्होवा पे हमला करे। जब एक बार ये इविल सिन्होवा में खुद को ट्रांसफर करेगा तब चिंगसुक को उस पे हमला करना होगा ताकि रेड आई उसी के साथ खत्म हो सके, क्योंकि इस वक्त वही ब्लैक आई का रक्षक यानी कि फाइनल स्टेपिंग स्टोन है। होता भी ऐसा ही है। सिन्होवा और चिंगसुक एक मंत्र का घेरा तैयार करते हैं जिसमें डोंग जिन सिन्होवा के ऊपर हमला करता है, लेकिन एन मौके पे कुछ और होता है। डोंग जिन सिन्होवा को बताता है कि असल में वो इस मॉनेस्ट्री से भाग गया था, जबकि उसे यहीं रहकर ब्लैक आई की रक्षा करनी थी। इसीलिए असल में गार्ड वो नहीं बल्कि चिंगसुक है जो अब तक इसी मठ में रहा और ब्लैक आई की रक्षा करता रहा। ये कहकर डोंग जिन आर्यन की आत्मा को एक बार फिर बुलाता है ताकि वो चिंगसुक को ढूंढकर उसके सामने ला सके, ताकि वो चिंगसुक पर काबू करके अपना सफर खत्म कर सके। आर्यन की आत्मा एक बार फिर सामने आती है और शैतान को चिंगसुक तक पहुंचा देती है। सिन्होवा भी इविल के सामने कमजोर पड़ने लगा था, मगर तब मॉनेस्ट्री के अंदर एक चमत्कार होता है। जी हाँ, गुरुजी की बॉडी अब भी अंतिम संस्कार के लिए अंदर रखी हुई थी और अचानक से उसके अंदर से कई मंत्रों का उच्चारण शुरू होता है। इस जब के बीच सिन्होवा और डोंग जिन की लड़ाई होती है और चिंगसुक भागने की कोशिश करता है। अब तक डिटेक्टिव भी यहाँ पहुंच चुका था, मगर वो मारा जाता है। सिन्होवा डोंग जिन पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इविल पूरी तरह चिंगसुक पर हावी हो चुका था और वो ब्लैक आई के कब्र को खोल देता है, जिससे हम आसमान में नर्क का दरवाजा खुलते देखते हैं। अब चिंगसुक के अंदर मौजूद शैतान सिन्होवा को ललकारता है, सेइंग कि ये वही लड़का है जिसके कारण उसने अपने परिवार खोया था और आज इसी के कारण वो अपना फर्ज पूरा नहीं कर पाया। वो सिन्होवा को भड़काने की कोशिश करता है ताकि वो अपने हाथों से चिंगसुक को मार गिराए, लेकिन सिन्होवा ऐसा नहीं करता। उल्टा वो अपने खून से चिंगसुक के ऊपर एक मंत्र लिख देता है और चांटिंग्स करने लगता है। इस चांटिंग के प्रभाव से शैतान कमजोर पड़ने लगता है और हम ब्लैक आई को सिन्होवा में दाखिल होते देखते हैं। हम देखते हैं कि सिन्होवा चिंगसुक से विनती करता है कि वो उसे मारकर इस कहानी को यहीं समाप्त करे। चिंगसुक ऐसा करना तो नहीं चाहता था, मगर उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो सिन्होवा को मार गिराता है, जिससे इविल अपना आखिरी पड़ाव पार नहीं कर पाता। जी हाँ दोस्तों, कहानी के अंत में हम चिंगसुक को उसी डेजर्ट में आते देखते हैं जहां वो द रेड आई को अपने कब्र में वापस कैद कर देता है। यहीं पे उसे एक बार फिर आर्यन की आत्मा दिखती है जो अब शैतान से आजाद हो चुकी थी।